गुड मॉर्निंग। आज हम फर्स्ट पेपर का थर्ड सेक्शन का कराधान के सिद्धांत कर रहे हैं। सेकंड और थर्ड सेक्शन को हम साथ साथ लेकर चलेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट कर लिया है और जो सेकंड सेक्शन है उसका एक चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। आज हम थर्ड सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, क्योंकि आपके जो ये तीनों सेक्शन है वो मतलब 3 अलग अलग बुक्स से रिलेट है। जब आप एमए में जाएंगे तो ये आपके लिए 3 अलग अलग पेपर होंगे। यहाँ इनको समराइज करके एक ही पेपर में कन्वर्ट किया गया है, मतलब उनका प्रारंभिक रूप आपके यहाँ लिया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें कराधान के सिद्धांत, मतलब कि कर जो गवर्नमेंट लगाती है उनके क्या सिद्धांत होने चाहिए, मतलब उन करों को किस प्रकार आरोपित किया जाना चाहिए कि राजस्व भी अधिकतम एकत्रित किया जा सके और जनता को भी ज़्यादा कष्ट नहीं उठाना पड़े। तो कराधान के सिद्धांत से तात्पर्य उन विशेषताओं या गुणों से जो एक अच्छी कर प्रणाली में होना चाहिए। अच्छी कर प्रणाली से तात्पर्य ये है कि जनता को उसको पे करने में आसानी रहे और जो समाज का गरीब तबका है उसको उससे कष्ट नहीं हो, जबकि जो अमीर तबका है उसके ऊपर टैक्स अधिक लगे ताकि आय का समान वितरण हो सके। वास्तव में कराधान के सिद्धांत एक कर के प्रशासनिक भाग से संबंधित हैं। सबसे पहले जो कराधान के सिद्धांत थे वो किसने तैयार किए थे? एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में कराधान के सिद्धांतों को तैयार किया था। यहाँ तक कि 21वीं सदी में करों को लागू करने और एकत्र करते समय आधुनिक सरकारों द्वारा कराधान के जो एडम स्मिथ के सिद्धांत थे उनको लागू किया जाता था। तो एडम स्मिथ के सिद्धांत कौन कौन से हैं जो उन्होंने कराधान के संदर्भ में प्रतिपादित किए हैं? फर्स्ट है समानता या इक्विटी का सिद्धांत। सेकंड, इनकी डिटेल हम आगे देखेंगे। सेकंड है निश्चितता का सिद्धांत। ये कई बार आपको 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है कि एडम स्मिथ के कराधान के 4 सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए, मतलब उनके नाम लिखिए। तो आपको 2 नंबर में तो ओनली इनके नाम लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन हो और वो कह रहा है कि स्पष्ट कीजिए तो वहाँ इसकी फिर डिटेल भी लिखनी पड़ेगी। तो फर्स्ट है समानता या इक्विटी का सिद्धांत, सेकंड है निश्चितता का सिद्धांत और थर्ड है मितव्ययिता का सिद्धांत और फोर्थ है सुविधा का सिद्धांत। कराधान में, और ये तो थे एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग ये 4, समानता, निश्चितता, मितव्ययिता और सुविधा। जबकि जो आधुनिक अर्थशास्त्री उन्होंने भी इसमें 4 सिद्धांत जोड़े हैं। ये है फर्स्ट है उत्पादकता का सिद्धांत, सरलता का सिद्धांत, सेकंड थर्ड है लोच का सिद्धांत और फोर्थ है विविधता का सिद्धांत। तो आधुनिक और एडम स्मिथ को मिलाकर कराधान के कितने सिद्धांत हो गए? 8 सिद्धांत। अगर केवल आपसे एडम स्मिथ के सिद्धांत पूछे जाए तो आप इन 4 जो सिद्धांत है इनकी डिटेल करेंगे। अब हम इनकी डिटेल्स में देख लेते हैं इनको। तो एडम स्मिथ के जो कराधान के सिद्धांत है उनका विवरण। फर्स्ट है समानता का सिद्धांत। समानता का सिद्धांत से तात्पर्य ये है कि जो आप करदाता है उनके बीच में जो कर का बोझ है, जैसे कि गरीब से कम कर लिया जाए। प्रेजेंट में भारत के आप जो टैक्स सिस्टम का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें आपको मालूम होगा कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है टैक्स रेट भी बढ़ती जाती है। तो उससे क्या करने की कोशिश की जा रही है? समाज में आय की समानता। ठीक है, उससे क्या होता है कि आय की समानता करने से क्या होगा कि समाज का जो गरीब तबका है उसको उसके कल्याण में वृद्धि होगी। तो समानता का सिद्धांत बताता है कि कराधान का बोझ करदाताओं के बीच समान या समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए। मतलब पूर्णतः समान नहीं हो सकता पर फिर भी उसमें इक्विटी लाने की कोशिश की जानी चाहिए। सेकेंड है निश्चितता का सिद्धांत। निश्चितता के सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि जो करदाता है उसको ये पता रहे कि उसको इतना इनकम टैक्स पे करना है। ठीक है, इतना टैक्स उसको पे करना है। कि जैसे कि मान लो आप भारत में जो आय इनकम टैक्स है
उसका स्ट्रक्चर गवर्नमेंट 1 साल पहले डिसाइड कर देती है बजट में कि भाई 5 लाख तक 5% होगा, फिर 7.5 लाख 10%, ऐसे, है ना। तो उससे करदाता को एक निश्चितता रहती है, उसको पता रहता है कि मुझे इतना तो सैलरी का इनकम टैक्स में जाएगा, इतना भाग तो, और इतना भाग मैं अपने लिए सेविंग कर सकता हूँ या अपने कंजप्शन के लिए यूज कर सकता हूँ। मतलब उस पर सर्टेनिटी रहती है, वो अपनी आवश्यकताओं को और अपनी जो भविष्य की आवश्यकता है उनको उसके अनुसार डिसाइड कर सकता है। किसी व्यक्ति को जो कर देना होता है वह निश्चित होना चाहिए, न कि मनमाना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इस महीने तो इतना टैक्स ले रहे हो, फिर अगले महीने उसको चेंज कर दिया। तो ऐसे तो क्या है, फिर उनका एक जो सिस्टम होता है आम आदमी का बजट का, वो गड़बड़ा जाता है। तो निश्चित होना चाहिए वो एडम स्मिथ के अनुसार भुगतान का समय, कि आपको कब, जैसे कि भारत में साल में 1 बार इनकम टैक्स पे किया जाता है। भुगतान का तरीका, कि आप उसको कैसे पे करेंगे। भुगतान की जाने वाली मात्रा यानी कर देयता, योगदान कर्ता के लिए और सभी के लिए स्पष्ट होना चाहिए। थर्ड है मितव्ययता का सिद्धांत। मितव्ययता का सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, है ना, तो उसमें लागत अधिक नहीं आनी चाहिए। मतलब टैक्स तो आप पे कर रहे हैं, वो अलग इश्यू है, पर उसको जमा कराने में भी, जैसे कि आप उसको किस मोड से जमा करवा रहे हैं या कैसे कर रहे हैं, तो उसमें लागत नहीं आनी चाहिए, उसमें न्यूनतम लागत होनी चाहिए। इस कैनन का तात्पर्य यह है कि कैनन माने सिद्धांत, कर जमा करने की लागत यथासंभव न्यूनतम होनी चाहिए। कोई भी कर जिसमें उच्च प्रशासनिक लागत और मूल्यांकन में असामान्य देरी और करों के उच्च संग्रह से पूरी तरह बचा जाना चाहिए। फोर्थ है सुविधा के सिद्धांत। सुविधा का सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि भाई केवल जो करदाता है उसको ही सुविधा नहीं होनी चाहिए, सरकार को भी सुविधा होनी चाहिए। कि अगर मान लो कि पहले से डिसाइड होगा कि इतना टैक्स आएगा गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से कल्याणकारी योजनाओं पर उसके लिए व्यय कर सकती है, प्लानिंग कर सकती है। अगर गवर्नमेंट को यही नहीं पता रहेगा कि उसके पास कितना टैक्स आएगा, तो वो फिर अपनी प्लानिंग से नहीं कर पाएगी। तो करों को इस तरह से लगाया और एकत्र किया जाना चाहिए कि न केवल करदाता को बल्कि सरकार को भी सबसे बड़ी सुविधा प्रदान करें। कराधान के सिद्धांत मूलभूत सिद्धांत और आधुनिक सरकारों द्वारा भी इनको लागू किया जाता है। ठीक है, तो ये एडम स्मिथ के जो 4 सिद्धांत है ये आप याद करेंगे, इनकी डिटेल भी याद करेंगे आप। फिर है कराधान के अन्य सिद्धांत। फर्स्ट है उसमें उत्पादकता का सिद्धांत। सार्वजनिक वित्त के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री चार्ल्स हेफ बेस्टेबल के अनुसार करों का उत्पादक या लागत प्रभावी होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी कर से होने वाली राजस्व उपज एक बड़े आकार की होनी चाहिए। इसके अलावा इस सिद्धांत में यह भी कहा गया है कि केवल उन करों को लगाया जाना चाहिए जो समुदाय के उत्पादक प्रयास में बाधा नहीं डालते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे कर लगाए जाने चाहिए कि समाज की जो उससे प्रोडक्टिविटी होती है वो इफेक्टिव नहीं हो, उस पर कम से कम बाधा पड़े। फिर है सरलता का सिद्धांत। प्रत्येक कर लोगों के लिए सरल और समझ में आने वाला होना चाहिए ताकि करदाता की सहायता के बिना करदाता इसकी गणना नहीं कर सके, है ना। मतलब उसकी सिंपलिसिटी, जैसे कि अभी जो बजट आया था पिछले साल, उसमें गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम जो टैक्स स्ट्रक्चर में, क्योंकि कई सारे छोटे थे, पहला वाला जो टैक्स स्ट्रक्चर था उसमें, और फिर उसको आम आदमी को पे करने के लिए सीए की ऋण की सहायता लेनी पड़ती थी, इसलिए गवर्नमेंट ने सिंपलिसिटी लाने की कोशिश की और उसमें जो भी कमी छूटे थी और उनको सबको सब्स्टिट्यूट करके टैक्स रेट में कमी की, ताकि जो भी प्रत्येक जो मतलब आसानी से जो नॉर्मल पर्सन है वो भी उसको समझ सके और अपना इनकम टैक्स का अनुमान लगा सके। फिर है लोच का सिद्धांत। आधुनिक अर्थशास्त्री लोच के सिद्धांत को बहुत महत्व देते हैं। इस सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि एक कर में लचीलापन व लोचदार होना चाहिए। उसे इस तरह लगाया जाना चाहिए कि करों की दर को स्थिति के अनुसार बदला जा सके। मतलब करों की दर में आप चेंजेस कर सके, जैसे कि गवर्नमेंट हम चेंज करती रहती है बजट में कि इस साल इतना है, इस साल इतना है। ऐसे भी जब भी सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो उसे करों को बढ़ाने के माध्यम से,
किसी भी प्रकार के हानिकारक परिणाम उत्पन्न किए बिना यथासंभव आय बढ़ाने में सक्षम होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट को अगर अधिक रेवेन्यू की आवश्यकता हो रही है तो वो उसको उसके अनुसार मैनिपुलेट कर सके। फिर उसके बाद में विविधता का सिद्धांत, मतलब डाइवर्सिटी का। तो कराधान जो है वो गतिशील होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि एक देश की कर संरचना या करों की दरों की बजाय प्रकृति में गतिशील या विविधता होनी चाहिए। एक कर ढांचे में विविधता लाने से आबादी के अधिकांश क्षेत्रों की भागीदारी होगी। तो कराधान के 8 सिद्धांत थे। फर्स्ट 4 सिद्धांत एडम स्मिथ ने प्रतिपादित किए और जो सेकंड 4 सिद्धांत वो आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने प्रतिपादित किए। निष्कर्ष रूप में आप देख सकते हैं कि कराधान के यह सिद्धांत एक अच्छी कर नीति के आवश्यक अंग माने जाते हैं। दुर्भाग्य से वास्तविक दुनिया में ऐसी आदर्श कर प्रणाली शायद ही कभी देखी जाती है, लेकिन एक कर प्राधिकरण को कराधान के उपरोक्त सिद्धांतों को लगातार बनाए रखना चाहिए ताकि एक आदर्श कर संरचना का निर्माण किया जा सके। ठीक है, धन्यवाद।